हमने विजिट किया दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन के खंडरात को, जहां 5000 साल पुराने जिंदगी के आसार आज भी वाज़े तौर पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उस ज़माना कदीम में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। जिस ज़माने में एंशिएंट इजिप्शियंस अपने फेरोज की पूजा करने में मसरूफ़ थे, उसी ज़माने में ये पक्के घर ना सिर्फ पक्के बल्कि डबल स्टोरी घर, अटैच और पब्लिक बाथरूम्स, मॉडर्न जकूजी स्टाइल के वाटर प्रूफ पूल्स, रोड्स, सीवरेज सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ़ थे। पर जानना ये है कि ये सब आखिर दुनिया के इस कोने में कैसे किया जाता था। हम किसी और की नहीं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एडवांस्ड सिटी थी जिसने एक्सपर्ट्स को अभी तक पहेलियों में जकेड़ रखा है। ये कौन लोग थे, क्या खाते थे, किसको पूछते थे? जहाँ दुनिया एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने में कामयाब हुई, वहीं इंडस वैली के लोगों की लैंग्वेज को अभी तक क्यों डिकोड नहीं किया जा सका? क्या इसको जानबूझकर इनक्रिप्टेड रखा गया था? 5000 साल पहले कड़ी मंसूबाबंदी से इतना जदीद शहर कैसे बनाया गया? उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4000 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ कौन सा सीक्रेट कनेक्शन था? और सबसे बढ़कर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कहाँ चले गए? नाज़रीन, ये बात है दिसंबर 1922 की, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बैनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। उनको एक इंतहाई खूबसूरत रेड स्पॉटेड हिरन दिखा। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे भगाया, लेकिन हिरन पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। उसका पीछा करते करते R.D. बैनर्जी थक चुके थे और उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान उनका पैर एक तेज धार वाले ब्लेड से लगा। पहली नजर में ये नॉर्मल पत्थर लग रहा था, लेकिन मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये 4500 साल पहले ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट स्क्रैपर था। उस वक्त ये ब्लेड जानवरों की खाल उतारने या मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गुंजान जंगल के बीच से फ्लिंट स्क्रैपर का मिलना R.D. बैनर्जी के लिए काफी हैरत का बायस बना। लिहाजा उन्होंने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इतने में बैलगाड़ी पे एक लोकल शख्स आया और जंगल के एक हिस्से में से कुछ सामान निकालकर बैलगाड़ी में लोड करने लगा। उन्होंने देखा कि ये बनी बनाई ईंटें यानी ब्रिक्स थीं, जो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा था। इस मौके पर R.D. बैनर्जी, जो कि वैसे ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे, वो ये समझ चुके थे कि जिस जंगल के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे ज़रूर आसारे कदीमा का कोई शहर धसा हुआ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहीं अपना कैंप लगा लिया, कुछ लोकल्स को हायर किया और अगले 4 महीनों तक यहाँ खुदाई करते रहे। आने वाले 4 महीनों में बनर्जी को यहाँ से जो कुछ मिलने वाला था वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफ़ी था। जंगल के नीचे से स्टैम्प्स मिली जिन पर ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स और कुछ जानवर बने हुए थे। उन्होंने स्टैम्प्स के इम्प्रेशन अपने सीनियर सर जॉन मार्शल को भिजवा दिए, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। बेशक ये स्टैम्प्स हजारों सालों के बाद जमीन से निकाली गई थीं, लेकिन सर जॉन मार्शल इनके इम्प्रेशंस पहले भी कहीं देख चुके थे। जी हाँ, R.D. बैनर्जी जिस जगह पर मौजूद थे वो मोहनजोदड़ो था, जबकि 2 साल पहले यहाँ से 600 किलोमीटर नॉर्थ में हड़प्पा से ऐसी ही हूबहू स्टैम्प्स इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को भी मिली थी। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहने वाले लोग एक ही सिविलाइजेशन के 2 अलग अलग शहरों में बसते थे। शुरुआत में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के दूसरे छोटे बड़े गांव मिलना शुरू हुए। इनमें से ज्यादातर इंडस रिवर के किनारे पाए गए। यही वजह थी कि बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाने लगा। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक ही महदूद नहीं थी। बलूचिस्तान में मकरान के कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान में भी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात पाए गए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी सिटीज मिल चुकी हैं, लेकिन चंद माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 3771 तक जाता है। यानी इंडस सिविलाइजेशन ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर तक और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस पूरे ऑक्यूपाइड एरिया का अगर उस वक्त की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन इन दोनों के कंबाइंड एरिया से भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैली थी।
एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली एडवांस्ड सिटीज में भी ये पहले नंबर पर आती है। इसको ये नाम यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है। सिंधी लैंग्वेज में टीले को कहते हैं दड़ो और मोहन का मतलब है मरे हुए, यानी मरे हुओं का टीला। 1925 से लेकर 1964 तक यहाँ एक्सकवेशंस का काम चलता रहा। 633 एकड़ पे फैले मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को एक्सकवेट किया गया है और सिर्फ इसी में ही जो कुछ बाहर आया वो इस शहर में रहने वालों की सोच और रहन सहन की एक क्लियर पिक्चर जाहिर करता है। 5000 साल पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सड़कें और गलियां बिछाई गईं जो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, और जो सड़कें क्रॉस में बनाई गईं वो इनके ठीक 90 डिग्रीज में बनी हैं। मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई देखी गई। एक अपर सिटी है जिसको सिटाडेल कहा जाता है। ये लोअर टाउन से मुख्तलिफ है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आजकल की मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग एरिया होता है। इसमें शामिल है एक कॉलेज जहां लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, एक ग्रेनरी यानी अनाज का गोडाउन, इसमें हवा के गुजर के लिए रोशनदान भी मौजूद थे, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। ग्रेनरी को देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कितनी फिक्र करती थी। सैलाब या मुश्किल हालात में ग्रेनरी में स्टोर किया हुआ अनाज लोगों में बांटा जाता था। इसके बाद आता है ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसकी दोनों साइड्स पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। ये इतना ही पानी है जितना आजकल छत पे लगे 30 वाटर टैंक्स को मिला लिया जाए। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि ग्रेट बाथ की दीवारों को जिप्सम और बिटुमेन यानी डांबर से वाटर टाइट किया गया था। जिप्सम जो कि प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और बिटुमेन एक वाटर प्रूफ हाइड्रोकार्बन है जो आजकल भी वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ पिलर्स देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा तालाब एक बड़ी छत के नीचे था, जिस तरह आजकल के कवर्ड पूल्स होते हैं। इसमें पानी भरने के लिए साथ ही एक बड़ा कुआं भी मौजूद है, और पूल से पानी निकालने के लिए भी एक खास सिस्टम डिजाइन किया गया था। बाथ के बॉटम पे आप ये सुराख देख सकते हैं जो कि एक बड़े नाले में निकलता है, और यहाँ से पानी होता हुआ शहर से बाहर दरिया की ओर निकाल दिया जाता था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था ये अभी तक सही से वाज़ेह नहीं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। सिटाडेल यानी किले में और भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी है जो इन सब से अलग है। इसको पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन ये मिस्टीरियस बिल्डिंग 4800 स्क्वायर फुट के एरिया पर फैली हुई है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं। असल में ये कोई बड़ा असेंबली हॉल था जिसमें यहाँ के ऑफिशियल्स इकट्ठे होते थे, या फिर कोई सेरेमोनियल हॉल जहाँ छोटे बड़े फंक्शंस किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स, बल्कि पूरा शहर ही एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ऐसा नॉर्मली सिर्फ तभी किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी या फिर सैलाब से महफूज रखना हो। आज भी मोहनजोदड़ो सिंध के जिस हिस्से में मौजूद है, यहाँ हर दूसरे साल बारिशों की वजह से पूरे गांव सैलाब की जद में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि 5000 साल पहले सैलाब को नजर में रखते हुए पूरे शहर को ही उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे एक खास प्लान के तहत बनाया गया था। लेकिन पूरे शहर को प्लेटफॉर्म पे बनाने का मकसद सिर्फ बारिश के पानी से ही बचना नहीं था, बल्कि मोहनजोदड़ो के लोग एक नया सिस्टम इजाद कर चुके थे जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, पूरी सिटी में शानदार ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। शहर की हर बिल्डिंग और छोटे से छोटा घर भी इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। उस दौर में वो लोग ये जान चुके थे कि ड्रेनेज के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर का उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे बनना बहुत जरूरी है। ये सीवरेज सिस्टम कोई मामूली नहीं था, बल्कि हर थोड़े फासले के बाद इसमें मैन होल्स रखे गए थे ताकि ब्लॉक होने की सूरत में कचरा साफ किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था
ये ना सिर्फ किसी हादसे से बचने के लिए बल्कि लाइमस्टोन की खासियत है कि वो बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग सफाई को लेकर कितने सीरियस थे। उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और ना ही ऐसे रोड्स।